हेलो एमए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स। कल हमने आपको एक दिन पहले के वीडियो में हमने आपको कर्ट लेविन के सिद्धांत के बारे में बताया था और कर्ट लेविन के सिद्धांत में आपने लाइफ स्पेस के कॉन्सेप्ट को जाना। अब हम आपको आज जॉर्ज कैली के व्यक्तित्व सिद्धांत, कैली के पर्सनालिटी थ्योरी के बारे में बताते हैं। इनका सिद्धांत, पर्सनालिटी की जो थ्योरी है इनकी, वह कॉग्निटिव थ्योरी पर आधारित है और इनका जो सिद्धांत है, कैली का जो सिद्धांत है, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी के नाम से जाना जाता है। और इनके सिद्धांत में एक वर्ड कंस्ट्रक्ट, व्याकृति या निर्मिति आया है और जिसके आधार पर ही कैली ने पूरे व्यक्तित्व या व्यवहार की व्याख्या की है। सबसे पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि जॉर्ज कैली का जन्म 1905 में अमेरिका के कैंसस नामक स्थान पर हुआ था और इनकी जो पर्सनालिटी थ्योरी की हम बात कर रहे हैं, वह इनकी पुस्तक में इस थ्योरी के बारे में इनकी पुस्तक से वर्णन मिला है। द साइकोलॉजी ऑफ पर्सनल कंस्ट्रक्ट 1955 में इनकी यह बुक प्रकाशित हुई थी और जिसके आधार पर कैली का व्यक्तित्व सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। जॉर्ज कैली का सिद्धांत उनकी क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस, नैदानिक अनुभवों पर आधारित है। कैली के सिद्धांत में व्याकृति या निर्मिति शब्द का उपयोग किया गया है। कैली का जो सिद्धांत है वह व्यक्तित्व के कॉग्निटिव थ्योरी के नाम से जाना जाता है। यह ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यक्ति अपने वातावरण को जिस प्रकार देखता है, उसके बारे में जैसे वैल्यूएशन, मूल्यांकन करता है, जो कुछ भी सीखता है, इसी आधार पर वह कुछ व्याकृतियाँ, कंस्ट्रक्ट निर्मित करता है और इसी आधार पर वह कार्य करता है, क्रियाएं करता है। इसलिए कैली ने जो कंस्ट्रक्ट या व्याकृतियों के आधार पर व्यक्तित्व की व्याख्या की है, वह संज्ञान पर आधारित होती है। कैली के सिद्धांत की मुख्य मान्यता जो है कि इन्होंने व्यक्ति को एक वैज्ञानिक की तरह माना है, जो कि एक तरह से निरंतर व्यवहार, क्रियाएं, अनुसंधान, कार्य करता रहता है और साथ ही साथ वह व्यवहार पर नियंत्रण भी करता है और व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी भी करता है। एक परिस्थिति विशेष में व्यक्ति को जो नया व्यवहार, विचार, जो कुछ भी सामने होता है, वह अपने निर्मित ढांचे या अपने रेफरेंस या अपनी निर्मिति में उसे वह फिट करने की कोशिश करता है। अगर यह जो कुछ वह देख रहा है, परिस्थिति है, अगर यह उसकी निर्मिति या व्याकृति में फिट हो जाती है, तब व्यक्ति चिंता मुक्त होता है। किंतु जब यह उसकी निर्मिति या व्याकृति में फिट नहीं होती है, तब व्यक्ति जो है वह चिंतित होता है। यही कैली के सिद्धांत का मुख्य प्रत्यय या कॉन्सेप्ट है। कैली ने पर्सनालिटी स्ट्रक्चर के बारे में जो बताया है, कैली के अनुसार निर्मितियाँ या व्याकृतियाँ, जो कंस्ट्रक्ट की बात है, व्याकृतियाँ, कंस्ट्रक्ट, यही
जो हैं व्यक्तिगत व्याकृति जो हैं, इसी के आधार पर उसकी पर्सनालिटी की व्याख्या केली ने की है। जो व्यक्ति जो है, जो व्याकृति निर्मित करता है, वह कई आधारों पर करता है। जैसे वह व्यक्ति दूसरे के बारे में जो कुछ भी निर्मित कर रहा है, वह उसकी कमजोरियों के आधार पर कर सकता है, उसकी अच्छाइयों के आधार पर कर सकता है, उसके माइनस पक्ष के आधार पर, यानी जो उसका नकारात्मक पक्ष है उसके आधार पर उसके बारे में व्याकृति कर सकता है। यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या परिस्थिति के बारे में जो भी कंस्ट्रक्ट करता है, जो भी निर्मित बनाता है, वह विभिन्न आधारों पर हो सकती है। और यही कारण है कि हर व्यक्ति की व्याकृति दूसरे व्यक्ति की निर्मिति या व्याकृति से भिन्न हो सकती है, क्योंकि व्यक्ति जो व्याकृति निर्मित करेगा वह अपनी समझ, सूचनाओं, अपने व्यवहार, अपनी परिस्थितियों, अपनी ज्ञान, अपनी संज्ञान के आधार पर निर्मित करता है और इसी ढांचे में वह उस विशेष परिस्थिति, व्यक्ति आदि को इसी ढांचे में शामिल करने का प्रयास करता है। और वह हर तरह के प्रयास इसी प्रकार से करता है कि जो कुछ भी उसने कंस्ट्रक्ट डेवलप किया है, वह जो वो करने जा रहा है, जो परिस्थितियां हैं, वह उसी के अनुसार हों। इसके विपरीत जब वह कुछ पाता है तब उसमें चिंता की मात्रा बढ़ जाती है। एक व्यक्ति विशेष दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य को करवाने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके बारे में जो व्याकृति निर्मित करता है, उसी व्याकृति के आधार पर वह ऐसी क्रियाएं करता है कि दूसरा व्यक्ति उसके संदर्भ ढांचे या परिस्थितियों के अकॉर्डिंग फिट हो जाए और उसकी क्रिया भी संपन्न हो जाए। केली का विचार है कि व्यक्ति जो है अपने चारों ओर के वातावरण की वस्तुओं और व्यक्तियों को समझता है और अपनी इसी समझ के आधार पर ही वह अपने पर्सनल कंस्ट्रक्ट या व्याकृति को निर्मित करता है। इसीलिए केली के सिद्धांत को पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी भी कहा जाता है, व्यक्तिगत व्याकृति सिद्धांत भी कहा जाता है। केली का यह भी मानना है कि जीवन पर्यंत व्यक्ति किसी एक व्याकृति के आधार पर क्रियाएं नहीं करता है। व्यक्ति जीवन काल में अनेक प्रकार की व्याकृतियों को निर्मित करता है, बनाता है, विकसित करता है और जब कोई कंस्ट्रक्ट कार्य नहीं करता है, उससे उसकी क्रिया निश्चित नहीं होती है और वह उससे निश्चिंत नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में वह अपनी आवश्यकता, लक्ष्य आदि के अनुसार अपनी व्याकृति में समय समय पर परिवर्तन करता रहता है, उसे निर्मित करता रहता है, विकसित करता रहता है और कई बार अपनी व्याकृति को के बदले किसी वैकल्पिक या अन्य व्याकृति का भी निर्माण करता है। इस नियम को, जो कि व्यक्ति विकल्प के रूप में नई व्याकृति का उपयोग करता है, इसे केली ने व्याकृति वैकल्प सिद्धांत का नाम दिया है। व्यक्तिगत व्याकृतियां केली के अनुसार मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक तो ऐसी जो व्यक्ति के लिए मुख्य होती हैं और व्यक्ति इसी आधार पर
समस्त कार्यों को करता है। इस प्रकार की व्याकृति को केली ने केंद्र व्याकृति कहा है और व्यक्ति की अधिकांश क्रियाएं इन्हीं कोर या केंद्र व्याकृतियों के आधार पर होती हैं। कभी कभी व्यक्ति जो है अपनी केंद्र व्याकृति में परिवर्तन नहीं करना चाहता है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता है, किंतु आवश्यकतानुसार वह कुछ व्याकृतियां परिमार्जित कर लेता है, निर्मित कर लेता है, लेकिन केंद्र की व्याकृति में कोई परिवर्तन नहीं करता है। इस प्रकार से जो व्याकृतियां कंस्ट्रक्ट निर्मित होते हैं उन्हें पेरिफेरल कंस्ट्रक्ट या सीमांत व्याकृतियों का नाम केली ने दिया है। केली के सिद्धांत में कुछ वाचिक और अवाचिक व्याकृतियों के बारे में भी बताया गया है। वाचिक यानी वर्बल कंस्ट्रक्ट, जिसको व्यक्ति शब्दों में व्यक्त कर सकता है, वह वाचिक व्याकृतियां हैं, किंतु जिन्हें व्यक्ति शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता है वह अवाचिक व्याकृतियां हैं। अवाचिक व्याकृतियां वह व्याकृतियां हैं कि यह तभी से निर्मित होना शुरू हो जाती हैं जब व्यक्ति में भाषा का विकास नहीं होता, यानी यह काफी छोटी उम्र से इसका विकास हो जाता है। केली ने व्यक्तिगत व्याकृतियों के बारे में बताते हुए लिखा है कि केली ने लिखा है कि व्यक्तिगत व्याकृतियां जो होती हैं द्विभाजक होती हैं, यानी इनके यह द्विध्रुवी होती हैं, बाइपोलर होती हैं, और जैसे अच्छा बुरा, स्वस्थ अस्वस्थ, अंधकार प्रकाश, छोटा बड़ा आदि। और यह सभी जितनी भी व्याकृतियां व्यक्ति निर्मित करता है वह उसकी यह विशेषता है कि यह बाइपोलर होती है और हर जो कंस्ट्रक्ट है उसमें उसने कुछ सुविधा सीमा निर्मित की होती है, अर्थात एक व्याकृति या एक कंस्ट्रक्ट जरूरी नहीं है कि सभी के लिए, सभी व्यक्तियों या सभी चीजों के लिए उपयुक्त हो, यानी एक व्याकृति कुछ व्यक्ति या चीजों के लिए ही उपयुक्त हो सकती है। इसका उपयोग सभी पर समान रूप से नहीं किया जा सकता है। केली ने यह भी कहा है कि व्यक्तिगत व्याकृतियों में जो है एक सुविधा बिंदु पाया जाता है, यानी केली के अनुसार जो व्यक्तिगत व्याकृति का एक सुविधा केंद्र बिंदु है, व्यक्ति इसी सुविधा केंद्र बिंदु की सहायता से ही घटनाओं को समझता है, उनकी व्याख्या करता है, उनकी विश्लेषण करता है। साथ ही साथ केली ने यह भी कहा है कि प्रत्येक कंस्ट्रक्ट में प्रवेश्यता, यह वर्ड कुछ याद आ रहा है स्टूडेंट्स? याद आया कि नहीं आया? मैं ही बता दे रही हूँ, अभी तो आपका जवाब नहीं मिल पा रहा है मैं, क्योंकि आपको अभी जब मैंने लेविन का सिद्धांत बताया था इसके पहले, तब वहाँ पर हमने प्रवेश्यता की बात की थी। अब हम आपको केली में भी इसी प्रवेश्यता के बारे में बता रहे हैं। केली ने यह बताया है कि प्रत्येक व्याकृति में प्रवेश्यता और अप्रवेश्यता का गुण अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं और पढ़ते समय आप देखते हैं
कि पढ़ते समय कोई टीचर किसी एक स्टूडेंट को योग्य समझता है, किसी को अयोग्य समझता है। वह स्टूडेंट भी सोच सकता है कि योग्य टीचर बहुत कम होते हैं। यानी यह केली ने जो एग्जाम्पल दिया है, इस तरह से हर व्यक्ति जो व्याकृति निर्मित करता है, यहाँ पढ़ने और पढ़ाने का था, टीचर और स्टूडेंट का था, कि जैसे एक टीचर जो है स्टूडेंट के बारे में अपनी राय, निर्मित व्याकृति डेवलप कर रहा है, वैसे एक स्टूडेंट भी अपने टीचर के बारे में निर्मित करता है। और इसमें यह प्रविष्यता और अप्रविष्यता के गुण के आधार पर कह सकते हैं कि जैसे एक टीचर ये कह दे कि अब स्टूडेंट अच्छे हो ही नहीं सकते, या स्टूडेंट कह दे कि आज की डेट में कोई टीचर अच्छा हो ही नहीं सकता, यह अप्रविष्यता का गुण है। क्यों? क्योंकि हम जो हैं अपना जो कंस्ट्रक्ट डेवलप किए हैं वह उसमें प्रविष्यता का गुण होता है, और अगर प्रविष्यता का गुण होता है तो हम काफी खुले नजरिए से अपनी परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हैं। केली के प्रत्यय में कुछ अन्य अभिधारणाओं के बारे में भी हम बात करते हैं। कुछ फंडामेंटल चीजें इन्होंने दी है। इन्होंने व्यक्तित्व की संरचना की व्याख्या की है। केली ने व्यक्तित्व की संरचना की व्याख्या के लिए कुछ प्रक्रियाओं का वर्णन भी किया है, और यह प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिसके द्वारा व्यक्ति जो है मनोवैज्ञानिक रूप से उन तरीकों से घटनाओं के संबंध में पूर्वानुमान करता है। केली का विचार है कि व्यक्ति की प्रक्रियाओं से किसी भी प्रकार से मानसिक ऊर्जा का अर्थ नहीं है। केली ने यह कहा है कि व्यक्ति की प्रक्रियाएं गतिशील और आगे बढ़ने वाली होती हैं, और जितनी भी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं होती हैं, यानी जो कुछ भी व्यक्ति मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को करता है वह कैसे होती हैं, वह उसकी जो व्याकृतियां वह निर्मित किया रहता है उसी से नियंत्रित और निर्देशित होती हैं। केली ने यह माना है कि व्यक्ति का जो व्यवहार है उसमें चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल परिवर्तन होता है, इसमें स्थिरता भी होती है, क्योंकि व्यक्ति जो व्याकृतियां निर्मित करता है उसके आधार पर ही वह व्यवहार करता है, और उसी के आधार पर उसका व्यवहार निर्देशित और नियंत्रित भी होता है। केली ने यह भी कहा है कि एक व्यक्ति जो कंस्ट्रक्ट, अपना पर्सनल कंस्ट्रक्ट, व्यक्तिगत व्याकृति निर्मित करता है, उसका उपयोग वह न केवल वर्तमान में करता है बल्कि अपनी अनुभवों, अपने संज्ञान आदि के आधार पर वह उस व्याकृति का उपयोग भविष्य में घटित होने वाले व्यवहारों के संबंध में भी करता है। वह भविष्य में घटित होने वाले व्यवहार के बारे में पूर्वानुमान लगाता है और उसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता भी रखता है। केली ने अपने सिद्धांत में कुछ उपप्रमेयों का भी वर्णन किया है, और यह उपप्रमेय जो केली के सिद्धांत में है उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि केली ने यह बताया है कि जो व्यक्ति में उपप्रमेय हैं वह सबसे पहले संरचना उपप्रमेय, कंस्ट्रक्शन के बारे में इन्होंने, कंस्ट्रक्शन उपप्रमेय के बारे में इन्होंने बताया है। इन्होंने ये कहा है कि
व्यक्ति के जीवन में कोई भी ऐसी घटना या अनुभूति जो है बिल्कुल ही सेम रूप में एकदम उसी प्रकार दोबारा नहीं उपस्थित होती है और न ही हर समय व्यक्ति की परिस्थिति एक समान होती है। लेकिन कई बार इसमें समानता होती है, काफ़ी समानता होती है। घटना या अनुभूति बिल्कुल उस रूप में नहीं होती है, न ही मनोदशा उस रूप में होती है। इसलिए जब भी कोई घटना या परिस्थिति पहले जैसी रिपीट होती है तो उससे संबंधित क्रिया में भी कुछ समानता दिखाई देती है और भविष्य में ऐसी घटना या व्यवहार में कैसी अनुभूति होगी यह भी व्यक्ति के अनुभव पर आधारित होता है। केली ने यह भी कहा है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों की अनुभूतियां और प्रत्यक्षीकरण भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति का संज्ञान दूसरे व्यक्ति से अलग प्रकार का होता है। जब व्यक्ति की अनुभूतियां और प्रत्यक्षीकरण भिन्न प्रकार की होंगी तो निश्चित रूप से उसका जो कंस्ट्रक्ट है, जो उसकी व्याकृति है, उसमें भी अंतर पाया जाएगा। यानी केली ने ये कहा है कि एक ही घटना के संबंध में भिन्न भिन्न प्रकार की व्याकृतियां भिन्न भिन्न व्यक्तियों में निर्मित होती हैं। आपने यह भी पढ़ा है स्टूडेंट्स कि उद्दीपक एक ही होता है किंतु व्यक्ति का व्यवहार अलग अलग हो सकता है। एक उद्दीपक के प्रति व्यक्तियों के व्यवहार में पाई जाने वाली भिन्नता को ही केली ने इस आधार पर बताया है कि चूंकि हर व्यक्ति की व्याकृतियां अलग अलग प्रकार की होती हैं, इसलिए उसके व्यवहार में भी अंतर पाया जाता है। केली का यह भी मानना है कि व्यक्ति जो है अपनी व्याकृतियों में समानता या मित्रता के आधार पर उनको ऑर्गेनाइज करता है, यानी उसका संगठित करता है। इसे उन्होंने संगठनात्मक उपप्रमेय का नाम दिया है। हर व्यक्ति की व्याकृति अलग अलग होती है। उस व्याकृति में जो समानताएं होती हैं उसको व्यक्ति में एक तरह से संगठित करता है समानताओं या भिन्नताओं के आधार पर। और यही कारण है कि व्यक्ति का व्यवहार विभिन्न उद्दीपक परिस्थिति या व्यक्तियों से भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। इसके अलावा केली ने यह भी बताया है कि भविष्य की घटनाओं की सही व्याख्या के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति की व्याकृति में बाइपोलर दो विरोधी गुण द्विध्रुवीय गुण होने चाहिए, यानी दो विरोधी गुण व्याकृति में होना आवश्यक है। हम किसी व्यक्ति, उद्दीपक, परिस्थिति को किसी कसौटी पर निश्चित करते हैं, लेकिन यह आवश्यक है कि किसी एक कसौटी के बारे में प्राप्त जानकारी निर्धारण करने के लिए उपयुक्त नहीं होती। यानी एक पक्षीय विशेषता या कसौटी के आधार पर निर्धारित करने से अच्छा है कि हम द्विध्रुवीय या विरोधी जानकारियों को रखें और इस आधार पर जो कंस्ट्रक्ट निर्मित होगा तभी हमारा व्यवहार या हमारी क्रियाएं सही प्रकार की हो सकती हैं और हम किसी व्यक्ति के बारे में या परिस्थिति के संबंध में सही पूर्वानुमान लगा सकते हैं।
जब तक हम विरोधी गुणों को भी नहीं समझते हैं, तब तक हम कहीं किसी चीज, व्यक्ति, उद्दीपक, परिस्थिति आदि के बारे में सही पूर्वानुमान नहीं कर सकते हैं। कैली के अनुसार प्रत्येक व्याकृति में दो विरोधी विकल्प या ध्रुव होते हैं। इन्हीं ध्रुवों के आधार पर व्यक्ति अपनी पसंदगी का एक ध्रुव, यानी जो उसे पसंद होता है, जो उसके ढांचे में फिट होता है, जो उसके आत्मतंत्र से संबंधित होता है, उसको सम्मिलित करता है। इसके अलावा कैली ने विस्तार उपप्रमेय के बारे में भी बताया है। कैली ने विस्तार उपप्रमेय के बारे में बताते हुए कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ही व्याकृतियां इस प्रकार की हो सकती हैं जो सभी परिस्थिति या स्थिति के लिए समान रूप से संगत होती हैं। लेकिन हर परिस्थिति में एक ही प्रकार की व्याकृति नहीं उपयोग में लाई जा सकती है। इसका मतलब यह है कि हर व्याकृति की एक निश्चित सीमा या विस्तार होता है और इसी निश्चित सीमा और विस्तार को जाने बिना जब हम ऐसी व्याकृतियों के आधार पर जो कि उस परिस्थिति के लिए सही नहीं है, उनके आधार पर किसी परिस्थिति विशेष का बारे में कुछ अध्ययन, अनुमान, भविष्यवाणी या क्रियाएं करते हैं, तो वह तर्क संगत नहीं होती हैं। इसलिए पूर्व कथन के लिए यह आवश्यक होता है कि व्यक्ति जो है व्याकृतियों के सही विस्तार को समझ सके। कैली के अनुसार व्याकृति व्यक्ति के अनुभवों के आधार पर उत्पन्न और विकसित होती है। इसे कैली ने अनुभूति उपप्रमेय का नाम दिया है, एक्सपीरियंस से रिलेटेड माना है। कई बार यह देखा गया है कि व्यक्ति जो है अपने जीवन में अनेक अनुभवों से प्रभावित होता है और जो नए अनुभव होते हैं, जो नई अनुभूतियां होती हैं, वह उस पर अधिक प्रभाव डालने लगती है। ऐसी अवस्था में जो उसको अनुभूतियां होती हैं, अगर व्यक्ति उनसे सुखद, प्रसन्नता या एक प्रभाव महसूस करता है, तो व्यक्ति को यह लगने लगता है कि उसकी पुरानी व्याकृतियों में कंस्ट्रक्ट जो है, उसका पुरानी व्याकृतियां जो हैं, उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। कैली ने यह भी कहा है कि व्यक्तिगत व्याकृतियां प्रवेश्यता के गुण के आधार पर अलग अलग होती हैं और यह जो प्रवेश्यता का गुण होता है, जैसा कि लेविन ने भी कहा, कैली ने भी कह रहे हैं कि हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार का होता है। यह पाया गया है अध्ययनों में कि जो व्यक्तिगत व्याकृतियां होती हैं, उनमें जब व्यक्ति को नई नई अनुभूतियां होती हैं और यह अनुभूतियां सरलता से उसमें शामिल हो जाती हैं, यानी वह अपने में सम्मिलित कर लेता है, तो इसका अर्थ है कि उसमें प्रवेश्यता का गुण है। किंतु जब व्यक्ति कुछ व्यक्तिगत व्याकृतियों में कुछ चीजों को सम्मिलित नहीं कर पाता है, यह ज़्यादातर ऐसे लोगों के साथ होता है जिनमें बौद्धिक परिपक्वता बहुत अच्छी नहीं होती है। वह परिस्थितियों को जानबूझकर नज़रअंदाज करते हैं, कुछ शामिल नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के व्यवहार में
अप्रवेश्यता का गुण अधिक पाया जाता है, और जिनमें अप्रवेश्यता का गुण अधिक होगा उनके लिए एक तरह से ज्ञान के दरवाजे खुले नहीं रहते हैं, क्योंकि वह अपने में कुछ शामिल करने के लिए तैयार नहीं होती हैं। केली ने खंडन उपप्रमेय के का भी वर्णन किया है। केली के अनुसार व्यक्तियों में कुछ व्याकृतियां, कंस्ट्रक्ट ऐसे भी होते हैं जो आपस में, जैसे एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक व्याकृतियों को निर्मित करता है, यह व्यक्ति विशेष के संबंध में, वस्तु विशेष के संदर्भ में, और जब इन व्याकृतियों में कोई मैच या मेल नहीं होता है, इसके बावजूद व्यक्ति जो है ऐसी व्याकृतियों को निर्मित करता है, और ऐसी स्थिति में उसको कई बार विपरीत व्याकृतियां अपने में डेवलप हो जाती हैं। तब व्यक्ति अपनी व्याकृतियों में परिवर्तन के साथ साथ खंडन की भी प्रक्रिया को अपनाता है, और ऐसी स्थिति में वह पूरी तरह से अलग करता है, दूर करता है कि क्या एक दूसरे से अलग है। इसके पश्चात केली ने यह भी बताया है कि समानता उपप्रमेय, एक व्यक्ति घटना, केली ने कहा है कि एक ही घटना की अलग अलग व्यक्ति अलग अलग ढंग से व्याख्या करते हैं। अलग अलग ढंग से व्याख्या करने के बावजूद अगर यह देखा जाए तो कुछ न कुछ ऐसी जरूर समानता होगी। जो घटना घटित हुई है उसके संबंध में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं, लेकिन सबकी व्याख्याओं में भी कुछ न कुछ समानता होती है। यही कारण है कि यह समानता उपप्रमेय के कारण ही व्यक्तियों के व्यवहारों में समानता दिखाई देती है, और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि एक समाज या संस्कृति के व्यवहार में जो व्यक्ति विकसित होते हैं उन व्यक्तियों के व्यवहारों में कुछ न कुछ समानताएं अवश्य पाई जाती हैं। इसके अलावा केली ने सामाजिकता उपप्रमेय भी बताया है। केली के अनुसार जिस सीमा तक व्यक्तिगत व्याकृतियां कुछ लोगों की समान सामाजिक प्रक्रियाओं के आधार पर निर्मित होती हैं, इन व्यक्तियों की सामाजिक प्रक्रियाएं भी समान होती हैं। यानी केली ने कहा है कि जो व्यक्तिगत व्याकृतियां हैं, जितना ही इनको सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रियाएं एक समान मिलेंगी, उतना इन व्यक्तियों की सामाजिक प्रक्रियाएं समान होने के कारण इनमें समानता पाई जाती है। अब हम केली के सिद्धांत में व्यक्तित्व की गतिकी और विकास के बारे में बातें करते हैं, आपको कुछ दिखाते हैं और बताते हैं। केली ने व्यक्तित्व की व्याख्या के लिए कुछ व्यक्तित्व प्रक्रिया पद का उपयोग किया है। केली ने यह कहा है कि यह व्यक्तित्व प्रक्रिया उन तरीकों के द्वारा मनोवैज्ञानिक रूप से निर्देशित होती है जिसके आधार पर व्यक्ति जो है वह घटनाओं के बारे में पूर्वानुमान करता है। केली ने यह बताया है कि व्यक्ति की अनुभूतियां उसकी व्याकृतियों द्वारा निर्देशित होती हैं, जिसके आधार पर वह घटनाओं के बारे में पूर्व अनुमान करता है।
केली ने अपने सिद्धांत में मोटिव्स की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया है। आपने अब तक जो भी व्यक्तित्व सिद्धांत पढ़े उसमें अभिप्रेरकों की धारणा को बहुत ही महत्व दिया गया है, लेकिन केली ने अपने सिद्धांत में अभिप्रेरकों की धारणा को स्वीकार नहीं की है। इन्होंने व्यक्तित्व की व्याख्या व्याकृतियों के आधार पर की है। इनका सिद्धांत इसी प्रत्यय पर आधारित है कि व्यक्ति स्वयं को किस प्रकार निर्मित और विकसित करता है। यानी केली का यह मानना है कि व्यक्ति जो है जिस प्रकार की व्याकृतियों को निर्मित करता है। अब यह व्याकृतियां किस पे आधारित हैं? उसके संज्ञान पर। जिस तरह से व्यक्ति अपनी व्याकृतियों को निर्मित करता है उसी के आधार पर वह अपना निर्माण करता है। स्वयं को भी इन्हीं व्याकृतियों के आधार पर निर्मित और विकसित व्यक्ति करता है। और व्यक्ति की जो क्रियाएं होती हैं वह इन्हीं व्याकृतियों के आधार पर निर्भर करती हैं। भविष्य में व्यक्ति क्या करेगा यह डिपेंड करता है कि उसने स्वयं में किस प्रकार का कंस्ट्रक्ट डेवलप किया है। यह कंस्ट्रक्ट स्वयं के लिए हो सकता है, दूसरे के लिए हो सकता है, कई प्रकार का होता है, किंतु उसकी क्रियाएं जो होती हैं वह जो भी घटित होंगी, केली ने यही कहा है कि यह उसकी जो व्यवहार निर्मिति हैं उसी के आधार पर ही घटित होती हैं। इसी आधार पर व्यक्ति का वर्तमान व्यवहार ही नहीं बल्कि इसी आधार पर उसका भविष्य व्यवहार भी निर्भर करता है। केली ने प्रेरणा को अलग से कहीं कोई कॉन्सेप्ट के रूप में नहीं बताया है। हाँ, इतना जरूर केली ने कहा है कि व्यक्ति जो है वह अभिप्रेरित या मोटिवेटेड इसलिए होता है क्योंकि वह जीवित होता है, और जो जीवित व्यक्ति होता है वह मनोवैज्ञानिक रूप से सक्रिय होता है। यानी व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकताओं और लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। तो केली ने यहाँ पर अभिप्रेरणाओं की बात न करके व्यक्ति के कंस्ट्रक्ट की बात की है, और इसी आधार पर उन्होंने यह व्याख्या की है कि चूंकि मनुष्य सक्रिय होता है और क्रियाएं जो करता है वह अपने कंस्ट्रक्ट या निर्मिति के आधार पर ही करता है। केली ने अपने सिद्धांत में प्रत्येक व्यक्ति को केवल जीवित प्राणी ही नहीं कहा है, मनोवैज्ञानिक रूप से सक्रिय ही नहीं कहा है, बल्कि यह भी कहा है कि व्यक्ति का व्यवहार जो है वह एक वैज्ञानिक की तरह होता है। जिस तरह से एक वैज्ञानिक अपने चारों ओर के वातावरण संबंधित जो भी उसको प्रयोग करने हैं, जो भी उसे खोज करना है, उसके संबंध में ज्ञान निर्मित करता है, उसके आधार पर अपनी क्रियाओं को निर्देशित करता है, जानने की उत्सुकता रखता है, उसी तरह मनुष्य भी एक वैज्ञानिक की मनुष्य जो है हर मानव जो है एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है। केली ने यह कहा है कि व्यक्ति जो है अंदर से सक्रिय होता है और वह हर समय किसी न किसी प्रकार की अपनी पर्सनल व्याकृति की सहायता से घटनाओं का पूर्वानुमान करने में सक्रिय भूमिका निभाता रहता है। यानी व्यक्ति जो है क्या घटनाएं चल रही हैं, क्या परिस्थितियां उसको सामना करना पड़ सकता है, उसकी आगे की क्रियाएं कैसी होंगी, इन सब के बारे में वह सक्रिय रूप से
सोचता रहता है, एक तरह से सक्रिय रहता है। इसलिए हमेशा कुछ न कुछ गतियां उसको सक्रिय बनाए रहती हैं। इसीलिए केली का सिद्धांत गत्यात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। केली का सिद्धांत जो है, प्राणी की सक्रिय भूमिका को केली ने मानव जीवन के सार तत्व के रूप में बताया है। स्टूडेंट्स, केली का सिद्धांत अभी काफ़ी बाकी है। अभी इसमें इनके कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट और रह गए हैं। इनके सिद्धांत का मूल्यांकन भी रह गया है, जिसको अभी एक साथ बताना संभव नहीं है। इसका थोड़ा सा पोर्शन रह गया है, जिसे कि हम आपको आगे बताएंगे। यानी अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक धारणा पहले दिमाग में रख लीजिए कि जिस तरह से लेविन का सिद्धांत जीवन समष्टि पर था, उसी तरह से केली का सिद्धांत कंस्ट्रक्ट या निर्मितियों पर आधारित है। इस बारे में हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे।